नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखें। और इसमें मैं आपको आज जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 विश्व का इतिहास, वो पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस बारी जो नया सिलेबस आपका जो 40% कम हो गया है, तो उसको देखेंगे तो कौन से चैप्टर से कितना पार्ट आपका कटा है वो आप अपनी बुक में लगा लेना। तो आइए देखते हैं। आप सब अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे। तो ये जो इंडेक्स दे रखी है आपकी चैप्टर्स की, तो उसमें आप लगा लेना। एक तो जो महाजनपद काल है ये हट गया है, और महाजनपद ये दोनों हट गए हैं। तो इस पर आप क्रॉस मार लेना। जहाँ जहाँ जो नहीं आएगा, ये चीज़ें हट गई है, जो हटा है वो बता रहा हूँ मैं, बाकी आपको पढ़ने हैं। तो एक तो ये नहीं आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के मुख्य जनपद, एक ये भी नहीं आएगा। प्रमुख जनपद जो है, ये वाला टॉपिक भी आपके हट गया है। फिर बाकी जो मरु, मत्स्य, सूरसेन और ये जो है प्रमुख जनपद हट ही गए हैं, ठीक है। तो ये दो तो यहाँ से हट गए। फिर इसमें जो 3rd नंबर पे था, राजस्थान के प्रमुख जनपद हो गए महाजनपद, और ये हो गया। उसके बाद अपना शुंग वंश हट गया है। ये शुंग वंश जो है ये नहीं आएगा। और उसके बाद सातवाहन वंश, ये वाला भी हट गया है, क्रॉस हो गया। और बस इसमें है। फिर उसके बाद है पाल वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश है, चोल वंश है, पल्लव वंश है और चालुक्य वंश है, ठीक है। तो ये लगभग सारे इसमें हट गए हैं। और ये जो है चालुक्य वंश और बाह्य आक्रमण, आत्मसातीकरण, शक, हूण, मतलब ये है कि जो पहली यूनिट है ये पूरी हट गई, ठीक है। तो पहली यूनिट आपकी यहाँ से हट गई है। और वैसे ये जो है मैंने आपके उसमें ग्रुप में डाल दूंगा मैं इसको सारे को, तो आप उसमें से अच्छे से और से मिलान कर लेना। दूसरा पार्ट जो है संघर्षकालीन भारत, ठीक है। तो इसमें तो ये सब जनपद काल हट ही गए हैं आपके। शुंग वंश इसमें, हाँ, तो आपका इसमें से बचता है मौर्य वंश, ठीक है। तो आपको इस पार्ट में से एक तो मौर्य वंश पढ़ना है, ठीक है। ये शक, हूण और कुषाण वंश ये भी हट गया है। बाह्य आक्रमणकारी, आत्मसातीकरण, ये वाला टॉपिक भी हट गया है, ठीक है। और आगे के जो है ये एक तो मौर्य वंश आपको पढ़ना है इसमें से, इस पे राइट लगा लेना। और मौर्य वंश के अलावा एक पढ़ना है आपको गुप्त, ठीक है। गुप्त वर्धन वंश ये वाला आपको पढ़ना है। गुप्त वंश है और वर्धन वंश है, तो ये दोनों नहीं हटे हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट में आपका जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक तो मौर्य वंश पढ़ना है आपको, ये गुप्त और ये पढ़ने हैं, ये नहीं हटे हैं। बाकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और गुर्जर प्रतिहार और ये सारे हट गए हैं। शुंग वंश, सातवाहन वंश ये सारे हट गए हैं, ठीक है। तो इसमें मौर्य वंश, गुप्त और वर्धन वंश बचे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत, इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हट गए हैं, ठीक है। तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इसको क्रॉस कर लो, ये नहीं आएगा। और सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास ये हट गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारा पढ़ना है। बाकी 5 और 6 नंबर का जो टॉपिक है ये वाला इस सब चैप्टर नंबर 2 में से हट गया है। फिर उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए आप। तो इसमें हटा है अंग्रेज़ों का मराठा और मैसूर से संघर्ष। तो ये आपका इस इधर वाले पेज में मिलेगा आपको। तो इसको ज़रा देख लेते हैं।
अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। ठीक है, इसमें जो हटा है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, एक तो ये वाला है। इसमें आप जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, इसमें यहाँ दे नहीं रखा है। और फिर आगे हम बात करेंगे तो इसमें अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष, ये वाला हट जाएगा। एक क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन जैसे चापेकर बंधु है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर, और फिर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, तो ये भी हट गया है। इसको हम चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 निकालते हैं। देखिए ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सारा इसमें डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख लेना एक एक करके। पूरे सब्जेक्ट है आपके 6 के 6। मैं इसमें थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी जो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का इतिहास, इसमें क्या हट गया है वो देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक तो ये वाला हट गया है आपके, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जर्मन और इटली का एकीकरण, ठीक है। तो ये इतना सारा इसमें हट गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और फिर है यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हट गया। एक तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा। चलो इसको हम चैप्टर में देख लेंगे अभी। और जर्मनी और इटली का एकीकरण भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये भी हमें नहीं पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति हमें पढ़नी है, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्रवाद के जो कारण है, उदय और राष्ट्रवाद के कारण दोनों हट गए। तो आइए इसको चैप्टर में ज़रा देखते हैं। ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें सबसे पहले जो यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय है ये नहीं पढ़ना हमें। फिर उसके जो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हैं ये भी हमें नहीं पढ़ना, जिसमें मध्यम वर्ग आ जाएगा, ये उदारवादी, ये नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये पूरा पेज यहाँ तक, पेज नंबर 58 देख रहे हो आप, ये नहीं पढ़ना पूरा, ठीक। आगे देखो। फिर इस पेज पे ये इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, इसके कारण जो रहे ये वाला, ये सब नहीं पढ़ने हमें। फिर डायरेक्ट हम औद्योगिक क्रांति से पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे ये सारा इतना हम पढ़ते रहेंगे। फिर इसमें एक और टॉपिक इसमें कटा है, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ठीक है। तो वो उसको हम आगे देखते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण कहाँ आएगा इसमें, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखिए आप पेज नंबर 63 पे, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, मतलब इसके बाद का आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसमें औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, और ये जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया वो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हम काबूल का एकीकरण में योगदान, ये नहीं, नेपोलियन, ये बहुत सारे इसमें हैं। मध्य इटली का विलय हो गया, गेरिबोल्डी का चित्र जो आप देख रहे हो, रोम का विलय। तो यहाँ से हम फिर आगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये लास्ट है अपना। और इससे पहले हम औद्योगिक क्रांति पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें हम शुरू करते हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। सबको पता लग गया इसमें क्या पढ़ना है। तो वैसे आपको ये PDF मिल जाएगी सबको, उसमें आप आराम से देख लेना, ठीक है। किस किस का चैप्टर में क्या क्या हट गया है वो सारा मैं भेजने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आइए हम विश्व के इतिहास में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देख रहे हो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो मानव सभ्यता के आरंभ से ही 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया में सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से
उसकी कार्य शक्ति को कोई सीमा नहीं रही। ठीक है, तो देखो मानव सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ उससे 19वीं सदी पूर्व तक, ठीक है, मानव सभ्यता के प्रारंभ से और 19वीं सदी के पहले तक तो दुनिया में जितना भी काम होता था वो सब हाथों से या हाथ से बने हुए औजारों के द्वारा ही होता था। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के बाद औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति समझते हो आप, मशीनी युग आ गया, मतलब यानी ज़्यादातर जो कार्य थे अब मशीनों के द्वारा या मशीनों से जो औजार बने थे उनके द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, और वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। ठीक है, तो आगे चलकर वाष्प शक्ति हो गई, विद्युत हो गया, गैस आदि, इनमें मानव का जो दायरा बढ़ता गया, मानव के बढ़ते चरण थे और इसका परिणाम ये हुआ कि आणविक ऊर्जा का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो ये औद्योगिक मशीन आप देख रहे हो किसी भी कारखाने की हो सकती है। तो आइए आगे देखते हैं थोड़ा। तो दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहां अति प्राचीन काल में भी लौह भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। ठीक है, तो इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लौह उद्योग है। ठीक है, तो पहले भारत में कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है भारत जहां अति प्राचीन काल में ही लोहे की भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार किया जाता था। ठीक है, इस्पात जो तैयार करते थे वो लोहे की भट्टियों के द्वारा करते थे। तो इसका जो ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं दिल्ली का। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, तो उसमें आज भी बिना जंग लगे है और खड़ा हुआ है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। ठीक है, बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एक एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। ठीक है, तो विश्व में जो कृषि की उन्नत किस्मों को बदलकर मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। उसके बाद जैसे बांध निर्माण हो, सेतु निर्माण, पुल बनाना, ये सब दुनिया को दिशा देने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और इन उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में भारत की अग्रणी भूमिका है। ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच सेतु बनाया गया जिसे राम सेतु कहते हैं, उदाहरण है जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में है, वर्षों पूर्व से विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए गए। लेकिन ये जो भी आप टेक्नोलॉजी, तकनीक और कृषि में, उद्योग में, व्यापार में देख रहे हो वो कई वर्षों से भारत में विद्यमान थी, लेकिन और बाकी देशों में 19वीं सदी के बाद ये इस तरह का नए प्रयोग प्रारंभ हुए। यहाँ एक बात आई है, श्रीलंका और भारत के बीच एक सेतु बना हुआ है जिसे राम सेतु कहते हैं। ठीक है, ऐसा ये वही सेतु है जहाँ श्री राम इस पर होकर के श्रीलंका को जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ। किसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति, क्या होती है औद्योगिक क्रांति, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बृहद उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिलता है। ठीक है, क्या इसको समझो जरा। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य हम किससे कह सकते हैं, उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से है। उत्पादन प्रणाली, ठीक है, जो भी किसी भी वस्तु का या उत्पादन जो हो रहा है तो उसके होने वाले आधारभूत परिवर्तन, ठीक है, उसमें से आधारभूत परिवर्तन किए जाएं जिनके फलस्वरूप, जिनसे क्या हो कि जन संसाधन को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर, ठीक है, तो जन संसाधन थे, लोगों के द्वारा जो कार्य संसाधन अपनाए जा रहे थे
उन परंपरागत जो कृषि, व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर, इन सबको छोड़कर जो नए प्रकार के बृहद कहते हैं बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिलता है। किससे? औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले और जर्मनी काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले और जर्मनी के हाइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। किसका? ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसको एक तो फ्रांस के जो जॉर्जिस मिस्ले है और जर्मनी के कांडिल एंजेम द्वारा किया गया। अर्नोल्ड टॉयनवी ने अपनी पुस्तक, इनकी किताब है, ये लेखक हैं और अर्नोल्ड टॉयनवी, इन्होंने लिखी किताब लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसकी? विकास की। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा। ठीक है, औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ, घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया था कि मनुष्य, अब किसकी बात आ रही है, हम 2-3 विद्वानों की मत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने अर्नोल्ड टॉयनवी की बात करी, फिर उसके बाद G.W. साउथगेट, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेविस। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है औद्योगिक क्रांति, तो यहाँ से थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं, आपको दिखा नहीं होगा। तो जॉर्जिस मिस्ले और इन्होंने तो इस औद्योगिक क्रांति शब्द का पहले प्रयोग किया था। अर्नोल्ड टॉयनवी ने, इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यानी ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है, विकास की जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतिहासकार फिर G.W. साउथगेट ने कहा कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा था। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ, घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। ठीक है, इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है, और डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस ने खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। ये किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस। तो कुल मिलाकर हम यूँ समझ सकते हैं कि जो वस्तु उत्पादन के जो पुराने तरीके थे उनको बदलकर नए तरीक़ों से उत्पादन किया जाए, और जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग जो जिसमें मानव निर्मित हाथों से बने हुए जो औजारों से कार्य किए जाते थे उससे उत्पादन किया जा रहा था, अब उनकी जगह बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी मशीनों, इन्होंने उनका स्थान ले लिया। यही एक तरह से क्या है? औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन और जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, तो सीधा सा हम यूँ कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत
कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर, ठीक है, जो परंपरागत जो रेगुलर चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी विकास की जो परंपरा थी उसकी जो निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश हुए और जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई और उससे क्या हो गया कि उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रही, वही क्या था, औद्योगिक क्रांति थी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। तो जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस औद्योगिक क्रांति का मनुष्य पर, समाज पर और राज्य पर, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन में देख लेते हैं हम। उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। देखो, औद्योगिक क्रांति आने से क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, यानी मनुष्य लोग अपने हाथ से काम करते थे, अब वे शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे, बड़े बड़े मशीनों से किए जाने लगे। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के लिए कारखाने खोले जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी, ठीक है। पहले जब कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने लगा, जैसे पहले परंपरागत तरीके से बैल से, हल से खेत को जोतते थे, जब मशीनों का यूज़ होने लगा, ट्रैक्टर और उससे जो यंत्र हैं उससे जब खेती की जाने लगी तो कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण अब क्या हो गया, छोटे छोटे खेतों की जगह बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी, ठीक है। तो क्योंकि इसको आसानी से जोता जा सकता था, उसमें बीज डाले जा सकते थे, कई सारे मशीनों के प्रयोग से पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। भाप का इंजन आ गया और जिसमें ट्रेन चालन में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जहाज़ों के कारण भी यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हुए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित तंत्र विकसित किया गया, ठीक है। उसके बाद कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत भी बने। तो इसमें कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक जो अपना है वो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई, ठीक है। ये सब जानते हैं अपन कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से ही हुई, लेकिन अब प्रश्न ये है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से ही क्यों हुई, ठीक है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम, इंग्लैंड पहला देश था, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया था। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया, ठीक है। तो यूरोप के जो अन्य देश की अपेक्षा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। तो इसके क्या कारण थे। सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, ठीक है। इंग्लैंड उस समय एक शक्तिशाली और शक्ति संपन्न राष्ट्र हुआ करता था। उसने क्या था, विश्व के कई देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, ठीक है। जैसे भारत भी उस समय अंग्रेज़ों के ही अधीन था, तो यहाँ का जो कच्चा माल था वो उनको आसानी से मिल जाता था और जो उद्योगों के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य जो है ये इसमें एक बहुत बड़ा कारण था। तो देखो इसको, इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण था। बाकी जो देश थे यूरोपीय, उसमें उनके उपनिवेश नहीं थे, यानी वो किसी दूसरे देश पर उनका अधिकार नहीं था। तो इंग्लैंड ने ऐसे, तो जैसे भारत उस समय उपनिवेश बना हुआ था इंग्लैंड का,
दूसरा जो कारण था वो था लोहे और कोयले की खानें, इनका पास पास होना। ठीक है, तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की जो खानें हैं वो पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। ठीक है, और मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक है, क्योंकि मशीनें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी मशीनें कैसी भी है वो लोहे की बनी होती है और उसमें पक्का लोहा चाहिए। तो उसके जो व्यापक भंडार है और जो खाने हैं वो इंग्लैंड में पास पास थी लोहे और कोयले की। ठीक है, तो ये भी इसका एक दूसरा कारण है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, तीसरा जो कारण है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। उपभोग के अनुरूप यानी जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन यहाँ पर होता था। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में होता था। तो देखो इसको, फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। तो फ्रांस से जो वस्तुएं बेची जाती थी और उसका जो व्यापार किया जाता था उसमें आती थी उच्च कोटि की यानी बहुत अच्छी क्वालिटी की विलासी वस्तुओं की। ठीक है, जो भोग विलास की वस्तुएं थी जिसमें ऐशो आराम वाली, तो विलासी वस्तुओं का उपयोग हमेशा सीमित रहता है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड का जो निर्यात था वो था उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। ठीक है, तो फ्रांस जो था वो ऐसी वस्तुएं बेचता था, निर्यात करता था जिनकी मांग कम होती थी, लोग कम उनको ख़रीदना पसंद करते थे। लेकिन इंग्लैंड जो है वो बड़ी मात्रा में उन वस्तुओं को निर्यात करता था जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो उनका बाज़ार और बढ़ सकता था। ठीक है, तो इन लोगों का ये मानना था कि ज़रूरत की जितनी भी वस्तुएं हैं आज जिस दामों पर बेची जा रही है, यदि उससे इनको और अधिक सस्ता बना दिया जाए तो उनका जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इंग्लैंड उन तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। ठीक है, जब माल ज़्यादा होगा तभी तो कीमतें कम होगी। यदि किसी भी माल की कमी होगी तो उसके दाम वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि उत्पादन पर अधिक जोर देने लगे। और उत्पादन ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के द्वारा हाथों से किए गए कार्य से उत्पादन में वृद्धि हो, तो ये तभी हो सकता था जब उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, बड़ी बड़ी मशीनें, कल कारखाने लगाए जाएं, तभी जाकर के उत्पादन बढ़ सकता था। ठीक है, तो अगला जो कारण है, चौथे नंबर का जो कारण है वो है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। ठीक है, जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे और जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अर्धकुशल कारीगरों की वहाँ बहुत संख्या थी और वो उनको आसानी से उपलब्ध हो गए और वो मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। ठीक है, अगला जो कारण है फ्रांसीसी क्रांति का युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एक नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो उस समय फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो उसमें नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड को अपने सैनिकों और साथी देशों के जो उसके साथ युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में क्या करना पड़ा, सुधार करना पड़ा। तो ये भी एक कारण माना जाता है। अगली जो छठी बात है वो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूंजी की उपलब्धता। ठीक है, पैसा जो था इनके पास था खूब मात्रा में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। ठीक है, और तात्कालिक परिस्थितियों में पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अगला जो कारण है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति।
ठीक है। तो जो भौगोलिक संरचना थी वहाँ की, वो भी इसमें व्यापक प्रभाव डाल रही थी कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो। तो इसमें देखते हैं, व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वो युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। तो इंग्लैंड जो है चारों तरफ से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है ना। तो इसमें उनको ये फ़ायदा था कि कोई भी देश जल्दीबाजी में या किसी भी परिस्थिति में इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये क्या था, इंग्लैंड इन बाह्य आक्रमणों से बचा रहा और वो अपने औद्योगिक विकास में लगा रहा और इससे वहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है। इंग्लैंड में कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। और लास्ट जो है, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। ठीक है। जो नए नए जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। तो इससे भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होना एक कारण है। तो इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक एवं मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। ठीक है। तो तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों को ज़्यादा अवसर प्रदान करते थे और उनका विशेष ध्यान रखते थे और उनको राजनीति और जो मज़हब था उससे दूर ही रखते थे। ठीक है। ताकि जो वैज्ञानिक हैं वो अच्छे से अपने कार्य कर सके और ये वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन भी देते थे। तो इस वजह से भी वहाँ नए आविष्कार हुए और वो औद्योगिक क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए, जिससे क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने लगी। और यही सब कारण है कि औद्योगिक क्रांति और कहीं ना होकर के कहाँ पर शुरू हुई, इंग्लैंड में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है अपना, औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार और सुधार। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है। धन्यवाद।